हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के साथ हम इस शो में देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट सवालों के जवाब, साथ ही आपको बताएंगे प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। तो आइए करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नाइट फ्रैंक इंडिया के नेशनल डायरेक्टर गुलाम जिया। गुलाम जिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो आइए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। पहले कॉलर है हमारे साथ गौरव सोनी मुंबई से। गौरव साहब, पूछे अपना सवाल। गुलाम साहब, एक्चुअली मेरा बजट है 50 से 55 लाख एंड मैं 2 BHK देख रहा हूँ। मैंने 3 लोकेशन शॉर्टलिस्ट किया है, एक तलोजा, रोडपाली एंड उल्वे। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि किस लोकेशन पे मुझे जाना चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज एज वेल एज फॉर द एंड यूज पर्पज। एंड एक क्वेश्चन और मेरा ये है कि क्या मुझे अभी प्रॉपर्टी लेना चाहिए कि कुछ टाइम तक और वेट करना चाहिए ताकि मार्केट प्राइस में, प्रॉपर्टी प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन हो। जी, बजट आपने आपका क्या बताया? 50 to 55 जी, बहुत अच्छा गौरव साहब। क्या सलाह होगी इनके लिए गुलाम साहब? देखिए, जहाँ तक सवाल इन तीनों लोकेशंस का है जो गौरव साहब आपने पसंद की हैं, इनमें सभी जगह पर फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। अब इनमें कंपैरिजन का जहाँ तक सवाल है, ये थोड़ा सा नाजुक मसला बन सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि तकरीबन सारे ही मकामात उतने ही इम्पॉर्टेंट है, उतने ही उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन इनमें उल्वे एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर आगे चल के शायद थोड़ा सा एज हो, थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर पहले तो थोड़े से प्राइसेस कम रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वक्तों में चाहे वो उल्वे हो चाहे वो तलोजा है, तकरीबन हर जगह पर डेवलपमेंट काफ़ी शुरू हुआ है और काफ़ी प्राइसेस भी ऊपर गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारा एनालिसिस सही हो तो उल्वे की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए और इसमें काफ़ी तीनों लोकेशन में इम्प्रूवमेंट हमें पूरी उम्मीद है। चलिए, तो यहाँ पर उल्वे आपके लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन हो सकता है। वैसे गुलाम साहब कह रहे हैं कि तीनों ही लोकेशंस अपने आप में काफी अच्छी है, लेकिन अगर आप फोकस करना चाहें किसी एक लोकेशन पे तो वो उल्वे होगी। फिलहाल भरत अरोड़ा पुणे से फोन लाइन पे। भरत जी, सवाल पूछे अपना। मैं पुणे से बोल रहा हूँ और पिछले 2-3 महीने से मैं पुणे में फ्लैट देख रहा हूँ अपने लिए जी। और मेरा टोटल बजट है 45 to 50 लाख। ठीक है सर, मैंने अपने लिए एक वाघोली और एक मौसी प्राधिकरण का एरिया मतलब कि सर्च किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए। मतलब मैं अपने लिए देख रहा हूँ रहने के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो पुणे के 2 एरिया आपने निकाले हैं। 45 से 50 लाख का बजट है आपका। गुलाम साहब, इनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए, जहाँ तक ये मोशे उस आसपास PCMC का जो ताल्लुक़ है, इसका एक पिछले वक्तों में जो सिचुएशन उभर के आई है वो यूँ है कि इस इलाके में जो दफ्तर वगैरह हैं यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे मकामात हैं, चाहे वो कल्याणी नगर हो या शोलापुर रोड हो या फिर इस तरह के जो दूसरे जो बेहतरीन मकामात हैं जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, हिंजवाड़ी वगैरह, वहाँ पर धीरे धीरे एक शिफ्ट होता सा लग रहा है। और PCMC चूँकि हमेशा से इंडस्ट्रियल एरिया रहा है और वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत स्लो चल रहा है और इस कारण से पिछले कुछ वक्तों पे यहाँ में हमें काफ़ी कम डेवलपमेंट, काफ़ी कम ग्रोथ, प्रॉपर्टी प्राइसेस में अप्रिसिएशन कम देखा गया है। हालांकि इनका जो एक और जो मकाम इन्होंने रावेत जो सेलेक्ट किया है वो बेहतरीन मकाम है। हमारे हिसाब से यहाँ पर अप्रिसिएशन के चांसेस भी बहुत बेहतर हैं, तो वहाँ पर ये देखा जा सकता है। और इसके अलावा अगर बॉम्बे हाईवे पे हिंजवाड़ी के आसपास भी लोकेशंस काफ़ी अच्छी चल रही हैं, बेंगलोर हाईवे की तरफ काफ़ी बेंगलोर एक्सटेंशन जो है वहाँ पर काफ़ी नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। इन सभी इलाकों में आप घर देख सकते हैं। चलिए, तो एक रावेत है जिसपे आप फोकस कर सकते हैं, साथ में बॉम्बे हाईवे जो बॉम्बे की तरफ आता है, दूसरा जो रोड बेंगलोर की तरफ जा रहा है पूना के आउटर साइड से, वहां पर भी आप घर इस बजट में देख सकते हैं। अब एक कॉल आ रहा है हमारे पास दुबई से चेतन जोशी साहब का। जोशी जी, पूछिए अपना सवाल। हाय, गुड इवनिंग। मैं चेतन जोशी हूँ। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है इन टर्म्स ऑफ वेदर बॉम्बे इन्वेस्टमेंट और इसकी प्लानिंग से अच्छा होगा या तो फिर अहमदाबाद इज अ गुड लोकेशन। रहने के लिए घर खरीदना है मुझे जी। और इट्स अ रिक्वायरमेंट क्योंकि खुद फैमिली के साथ स्टे करना है, तो इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट पर्पस। बट बजट इज कंस्ट्रेंट। 60 to 70 लाख का बजट है जी। और इसमें लोकेशंस मुझे कुछ लोगों ने दिखाई थी। वो है एक कल्याण में जो खड़कपाड़ा सर्कल है, वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। तो उसमें 2 BHK मुझे बताया गया है करीब 70 के आसपास है।
जी 1120-1150 स्क्वायर फीट के आसपास है। इट्स ह्यूज अपार्टमेंट, कुछ सारी फैसिलिटीज उसमें है, स्विमिंग पूल वगैरह सारा जी जी अच्छा एरिया है। और दूसरा बाकी एक विरार है जो रुस्तम जी का है, क्योंकि बाकी सारे जो बजट हैं वो काफी ज्यादा है। ज्यादा है, राइट। तो ये बात समझ में आई, लेकिन आपका एक कंफ्यूजन ये भी है कि अहमदाबाद सिलेक्ट करें या मुंबई की ये इलाके। जी 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 जरूर, यहाँ पे गुलाम साहब से सलाह लेते हैं। गुलाम जी, एक तो पहला तो ये कि मुंबई या अहमदाबाद दोनों जगह वो रिलोकेट हो सकते हैं, और दूसरा फिर ये इलाके कल्याण और विरार में रुस्तम जी का प्रोजेक्ट, तो आपको क्या लगता है शहरों में से कौन सा, और अगर मुंबई तो फिर क्या? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करेगा इस फैसले को लेने में वो होगा कि इनका कारोबार कहाँ पर है, क्योंकि कारोबार की जगह से आप कितना फासला तय करके घर पहुंच सकते हैं जहां पर आप सुकून से वक्त बिता सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ये एज्यूम करें कि इनके कारोबार में फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मुंबई या अहमदाबाद दोनों ही जगह रहकर कारोबार कर सकते हैं, तो उसके बाद अगला सवाल आता है सिटी कंपैरिजन का। अब सिटी अगर आप कंपेयर करने जाएँ तो जाहिर सी बात है मुंबई का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो अहमदाबाद से काफ़ी बेहतर है, और यही एक कारण है जिसके चलते आपको या तो विरार या कल्याण जैसे लोकेशन में देखना पड़ रहा है। वंस अगेन, अगर आपको विरार या कल्याण जैसी लोकेशन डिस्टेंस के हिसाब से सूट कर रही हैं तो कोई मजाक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्राइस पॉइंट देखा जाए, अगर आप प्राइस कंपेयर करें तो इसी बजट में आपको अहमदाबाद के बेहतरीन से बेहतरीन मकामात पर आप घर बना सकते हैं। और अगर उसमें अब उतना बजट कम रखना है, बड़ा मकान लेना है, वो भी आप अहमदाबाद में कर सकते हैं। अहमदाबाद की रियल एस्टेट के प्राइजेस जो हैं वो तकरीबन मुंबई के, अगर आप वहाँ पर 3000 से 5000 का भाव जो लेके फिल वक्त अहमदाबाद में चल रहा है, उस भाव को अगर आप पकड़ें तो मुंबई में आपको शायद वसई विरार से और आगे जाना पड़ेगा। तो उसी बजट में आपको अहमदाबाद में बेहतरीन मकामात मिल सकते हैं। बस ये है कि वहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई जैसा नहीं है। दोनों भी जगहों की अपनी अपनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज हैं। आपको अपने कारोबारी हिसाब से आपको देखना होगा कि आपके लिए सफ़र करना, ट्रैवल करना कहाँ पर ज़्यादा आसान है, और उस हिसाब से हमारे ख्याल से आप दोनों में से किसी भी मकाम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए जोशी जी, तो ये विस्तृत आंसर हो गया आपके सवाल का। अब आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको अपने कामकाज के लिहाज से किस जगह लेना है घर, और कहां पर आप रहना चाहेंगे। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम लेंगे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और हम सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुलाम जी साहब हमारे साथ मौजूद है, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक ईमेल लेंगे अब जो कि आया है सचिन महिपाल साहब का, नागालैंड से भेजा है। पूछना चाहते हैं कि हैदराबाद में एक 2 BHK फ्लैट खरीदना चाहते हैं, एक फ्लैट है उनके पास, और क्या इसे बेचकर वो BPTP गुड़गांव में निवेश कर दें तो ठीक होगा। अब हैदराबाद से यहाँ पर गुलाम दिया साहब वो जाना चाहते हैं गुड़गांव, इसके कई कारण हो सकते हैं, बहरहाल चूंकि हमारा सीधा संपर्क उनसे नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हैदराबाद की प्रॉपर्टी से इस वक्त निकल जाना चाहिए और गुड़गांव में BPTP के किसी प्रोजेक्ट में जाना बेहतर होगा? देखिए, सबसे पहले तो सिटी टू सिटी अगर कंपेयर करें तो हैदराबाद में पिछले कुछ वक्तों में जो एक माहौल बना हुआ है जो काफ़ी अनसर्टेनिटी का है, और काफ़ी पॉलिटिकल कंफ्यूजन जो हो रहा है तेलंगाना और इस तरह के सारे इश्यूज़ को लेकर, उसके चलते पिछले कुछ साल हैदराबाद के लिए बहुत ही ख़राब रहे हैं प्रॉपर्टी बाज़ार में। और दूसरी तरफ इन्हीं चंद सालों में गुड़गांव में प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन देखा गया है, बहुत ही सेहतमंद, बहुत ही हेल्दी अप्रिसिएशन गुड़गांव की प्रॉपर्टी में देखा गया है। तो अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना है तो जाहिर सी बात है गुड़गांव या NCR की कोई भी मार्केट आपके लिए बेहतरीन मकाम साबित हो सकती है। लेकिन उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको और ध्यान में रखनी होगी कि हैदराबाद का जो भी मकान है, अगर आप उसे बेचते हैं तो उससे जो आपको पूंजी मिलेगी, क्या वो पूंजी काफ़ी होगी गुड़गांव में एक मकान ख़रीदने के लिए? क्योंकि गुड़गांव के जो प्राइसेस हैं वो हैदराबाद से तकरीबन दुगने, मिनिमम कम से कम दुगने या उससे ज़्यादा हैं। तो अगर आपके पास पूंजी कम पड़ रही हो तो शायद आपके लिए गुड़गांव BPTP में मकान लेना मुमकिन नहीं होगा। तो इसके चलते आपको पहले तो ये देखना ज़रूरी होगा कि आप कितने पैसे हैदराबाद से निकाल पाते हैं, और उसमें अगर आपके पास कुछ और जमा पूंजी है जिसे आप साथ लेते हुए अगर गुड़गांव में ले सकते हो तो मुमकिन है, वरना शायद आपका आपका हिसाब किताब शायद पूरा नहीं बैठ पाएगा। चलिए, तो ये बात हुई हैदराबाद और गुड़गांव के कंपैरिजन की। अब एक और सवाल यहाँ पर गुलाम जिया साहब हमारे पास एक ईमेल है जो कि मोहित
मोहित महाजन यहाँ पर हमारे साथ फोन लाइन पर ही उपलब्ध हैं। मोहित जी, पूछिए अपना सवाल। और जहाँ तक हम समझ रहे हैं, आपको भी द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव के लिए बात करनी है। जी सर, बिल्कुल। मैं गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे में एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता था जी। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किया है, आशियाना लैंडक्राफ्ट का। तो उसके रिगार्डिंग मैं पूछना चाहता था कि बिल्डर कैसा है और इज इट सेफ टू इन्वेस्ट विद देम, और कितने रिटर्न्स मिल जाएंगे मुझे नेक्स्ट 4-5 इयर्स में। चलिए, और आपने ये करीब 80 से 90 लाख रुपए का बताया, इसका घर की आपकी कीमत आ रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर वैसे ही काफी बातें होती हैं, कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर। गुलाम जिया साहब से यहाँ पर सलाह लेते हैं। सर, किस तरह का प्रोजेक्ट है और इलाका और इनका जो रिटर्न का एक उम्मीद है, क्या वो पूरी होती दिखेगी? देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे ये एक भविष्य में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ये एक बिल्कुल नया जो रोड तैयार हो रहा है, जो फिलवक्त हमें अगर दिल्ली से जयपुर जाना है तो बस वही एक नेशनल हाईवे है जिसके ऊपर इतना रश हो जाता है, इतनी ट्रैफिक जैम होती है। तो ये जो बाईपास तैयार हो रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे, इससे बहुत सुविधा होगी, बहुत नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। और द्वारका जो एयरपोर्ट के पिछले की तरफ का इलाका है, उससे गुड़गांव की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। अब इन सब ये तो रहे सारे एडवांटेजेस, लेकिन अब दूसरा जो मेन प्रॉब्लम जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो है इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने की तारीख। क्योंकि जो हिसाब से अब तक के काम चल रहा है, एक्विजिशन वगैरह काफ़ी डिले हो रहे हैं, और इसके लिए एग्जैक्टली कब ये प्रोजेक्ट रेडी होगा, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद देना बहुत मुश्किल हो। और दूसरी तरफ जो आजकल लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो और ज़्यादा कड़क होता चला जा रहा है लैंड एक्विजिशन एक्ट, इन सब कुछ शायद और ज़्यादा समय इसमें लग सकता है। तो अगर आपके पास 4 से 5 साल का समय है तो शायद इस 4 से 5 साल के वक्त में हम इस रोड को मुकम्मल होते हुए देख पाएंगे। लेकिन अगर उससे शॉर्ट टर्म अगर आप अपना व्यू लेके चल रहे हैं तो शायद आपको थोड़ी सी मायूसी हो सकती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतनी जल्दी मुकम्मल नहीं हो रहा। और इस कारण से बहुत से जो प्रोजेक्ट्स इस लोकेशन में आसपास हैं, उनके साथ भी यही दुविधा बनी हुई है कि वहाँ पर प्राइस अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। और जहाँ तक सवाल है डेवलपर का, ये डेवलपर अच्छे हैं, मार्केट में इनके काफ़ी नाम है, प्रोजेक्ट्स उनके काफ़ी चल रहे हैं, तो कम से कम उस एंगल से हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। चलिए साहब, तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे की बात हुई, आपका प्रोजेक्ट गलत नहीं है, लेकिन पूरे इलाके की बात करें, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टाइप का इलाका है। वक्त लगेगा, सेटल होते होते चीजें बनते बनते, उस हिसाब से आप अपने आगे के डिसीजन लीजिए। और यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कुछ और सवाल, कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, हम दे रहे हैं आपके सवालों को जवाब। हमारे साथ बने हुए हैं गुलाम जिया साहब। सीधे सिलसिला आगे बढ़ाते हैं सवाल जवाब का। सचिन अरोड़ा दिल्ली से फोन लाइन पर हैं। सचिन जी, पूछिए सवाल। हाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम सचिन अरोड़ा है और मैं न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मेरा बजट जो है वो समवेयर अराउंड 40 to 50 लाख का है, और मैं मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगी वो दिल्ली में मैं ढूंढ रहा हूँ, जो कि अनडेवलप्ड सेक्टर है अभी दिल्ली में, जैसे समय कहीं रोहिणी के आसपास या द्वारका में, जो कि अभी अनडेवलप है। पर फ्यूचर स्टिक लेके चलूं तो मैं इनको मतलब फ्यूचर में बहुत अच्छे चांसेस है इनके डेवलप होने में। और मैं रेजिडेंशियल कम कमर्शियल प्रॉपर्टी ढूंढ रहा था, प्लॉट या इंडिविजुअल फ्लैट में, जिससे कि मेरा जो मैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मैं किसी को रेंटल देके रेंटल इनकम से मेरी EMI कवर हो जाए, और सेकंड या थर्ड फ्लोर पे मैं खुद रह पाऊँ। जी जी। तो मेरे बजट 40 से 50 लाख रुपए में आप रोहिणी, द्वारका ऐसे इलाकों में, आउटर इलाकों में जहाँ डेवलपमेंट कम है। और अगर ये दिल्ली में पॉसिबल नहीं है तो NCR, आई डोंट माइंड इन NCR आल्सो, बट या इन फ्यूचर बहुत अच्छे चांसेस हो इसको एप्रिसिएशन बढ़िया मिले आपको। क्या सलाह होगी इनके लिए गुलाम जिया साहब? देखिए, जहाँ तक मुझे दिखाई पड़ रहा है बजट थोड़ा टाइट है, और इस बजट के टाइट होने की वजह से आपको ये जो रोहिणी और इस तरह के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर मकान मिलना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। और अगला और ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग जो मसला खड़ा हो रहा है वो ये कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक जगह हो, ये भी बड़ा मुश्किल मसला है। ये जितने भी नए डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें एक जगह होती हुई बहुत मुश्किल से दिखाई देगी। और जितने भी नए डेवलपमेंट हैं जो अगले चंद सालों में तैयार होंगे, वहाँ पर इस बजट में बनता हुआ कोई फ्लैट कम से कम मेरे नज़र में तो अब तक नहीं आया है। तो इन सब के चलते कम से कम मेरा तो मशवरा यही होगा कि आप NCR पे अपना फोकस करें, थोड़ा दूर चले जाएँ, जिस तरह आपके ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद के जो नहर पार इलाके हैं, इन
सब इलाकों में आपको अपने बजट में मकान मिल सकता है। और अगर इस काफ़ी सारी ऐसी इमारतें हैं जिनमें ऊपर रेसिडेंशियल है और आसपास एसेंशियल रिटेलिंग भी है, तो इन दोनों चीज़ें आपको इस तरह के मकामात पर कभी काफ़ी आसानी से मिल सकती हैं। तो हमारा सुझाव यही होगा कि इन इलाकों की तरफ अपनी नज़र दौड़ाएं। चलिए, तो ये आपके लिए सलाह हुई सचिन साहब, उम्मीद करेंगे कि आपके लिए काम की होगी। और आगे एक ईमेल है हमारे पास यूएसए से, सुचित्रा पूछना चाहती हैं कि मार्थली बंगलुरु में एक 2 BHK फ्लैट में उन्हें निवेश करना है, 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव उन्हें मिल रहा है, क्या ये भाव सही है? और 5 साल में वो चाहती हैं कि यहाँ से उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सके और रेंटल वैल्यू कितनी मिल सकती है, क्या वो अच्छी होगी, ये भी उनकी जानने की उम्मीद है। तो गुलाम जी साहब, मार्थली को किस तरीके से देखेंगे और क्या भाव जो इनको मिल रहा है वो सही है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाव बहुत वाजबी मिल रहा है, कुछ ज़्यादा एक्सेस इनसे नहीं लिया जा रहा है। और इस भाव पर आप बिल्कुल शुरुआत करें और डील मुकम्मल कर लें। अब जहाँ तक सवाल है मार्थाहल्ली के डेवलपमेंट का, तो एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि पिछले वक्तों में देखा गया है कि बेंगलोर की ओवरऑल मार्केट सारे देश की मार्केट से काफ़ी हट कर चल रही है। यहाँ पर पिछले चंद महीनों में जिस तरह से ओवरऑल सेंटिमेंट्स दिखाई दिए हैं वो बहुत बेहतरीन है। और इनफैक्ट पिछले 1.5-2 महीने में काफ़ी हद तक काफ़ी प्रोजेक्ट्स में 5 से 10% की बढ़ोतरी ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ों को लेते हुए, और चूंकि बेंगलोर एक ऐसा शहर है जहाँ पर ITS के चलते हमेशा डिमांड काफ़ी सॉलिड रहेगा, यहाँ पर कम से कम ओवरऑल इकोनॉमी को लेते हुए कोई ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। और मार्थली का लोकेशन काफ़ी अच्छा है, आगे चल के डेवलपमेंट ज़बरदस्त होगा और अप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन एक बात जो मैं बिल्कुल साफ करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप बेंगलुरु में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो आप मुंबई या दिल्ली जैसा जो अप्रिसिएशन है प्लीज़ उसे आप सामने रख के ना चलें, क्योंकि बेंगलुरु जैसे शहर में आपका उमूमन जो अप्रिसिएशन होता है वो 10 से 15% के आसपास पर ईयर का निकल आता है। और उसमें अगर आप संतुष्ट हों तो आपके लिए मार्थली भी अच्छा एक डेस्टिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा की उम्मीद है तो मेरा ख्याल है मार्थली की तरफ नज़र ना दौड़ाएं तो बेहतर होगा। चलिए, तो ये तो हुई बेंगलुरु की बात। यहाँ पर आपके लिए एक बेहतरीन मौका है और जैसा गुलाम दिया साहब कह रहे हैं कि तमाम बातें हो रही थी, देश में इस समय दिक्कत है, आर्थिक परिस्थितियों में दिक्कत है, लेकिन बावजूद उसके बेंगलोर का मार्केट यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। गुलाम दिया साहब, बेंगलोर के मार्केट को जब बात करते हैं तो उसमें एक और चीज़ होती है कि वहाँ पर जो रिटेल है या कमर्शियल है उसका भी काफ़ी एक अच्छा योगदान देखने को मिलता है, क्योंकि आपने हाल ही में बेंगलोर पर काफ़ी स्टडीज़ की है। आपको क्या लगता है कि रिटेल और कमर्शियल भी उतना ही अच्छा कर रहा है जितना रेजिडेंशियल है? देखिए, कमर्शियल के तरफ से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले चंद महीनों में जो परफॉर्मेंस रहा है बेंगलुरु का थोड़ा सा दबता हुआ रहा है, लेकिन अगले 6 महीनों में इसके उभर के आने की हमें पूरी आशाएं और पूरे सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण सिंपली ये है कि जो डॉलर की कीमतों में जो अचानक जो बढ़ोतरी आई है उसकी वजह से ITS का जो काम है जो सारा बेंगलोर के शहर से होता है वहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाई दिया है। और आगे चल के दफातर जो ऑफिसेज हैं उनको बेंगलुरु में का जो ITS के बिजनेस है उसके लिए बहुत बेहतरीन माहौल बनता चला जा रहा है, तो इम्प्रूवमेंट होगा और वो रिटेल में भी दिखाई दे रहा है। चलिए, तो इसी के साथ अब हम प्रॉपर्टी गुरु का ये एपिसोड यहीं खत्म करेंगे। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।